हमें चारों वेद 18 पुराण सारे अरण्य ग्रंथ और सारे तीर्थों में दर्शन करने का जो पुण्य लाभ होता है वो अहिल्या शब्द के उच्चारण से होता है। भारतीय मातृशक्ति जब भी सत्ता में आई है तब एक भी ऐसा उदाहरण हमको नहीं मिलता है कि जो प्रजा हितकारी नहीं हो। आज भी हमारे मालवा में कोई अहिल्या नहीं कहता या अहिल्या देवी नहीं कहता, वो मातोश्री कहता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोपियन सभ्यता ने महिला को महिला माना। दुनिया का एकमात्र ऐसा उदाहरण है कि कोई ससुर अपनी बहू को अपनी बेटी मानकर शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था करता है और शासन सूत्र उसके हाथ में देता है। दूसरों के प्रदेश में जाकर भी अपने काम करवा लेना, यह कैसे संभव हो पाया? निज़ाम हैदराबाद क्या उत्तर दे सकता है? तो कहता है कि आप हमारी बड़ी आपा है और ये सारा काम मैं अपने खर्चे से करूंगा, आपके नहीं। सारी राजसत्ताओं को ये बहुत अच्छे से मालूम था कि ये केवल शासन नहीं करती है, ये शासकों पर भी शासन करती है। पेशवा को पत्र लिखा कि मैं दोषी को अपने घर के अंदर नहीं ले रहा, घर से बाहर भी नहीं करना। कभी कभी आरोप भी लगता है कि उन्होंने इतना पैसा मंदिरों के पुनर्निर्माण पर खर्च कर दिया। वाटर कंजर्वेशन का जितना काम मातोश्री ने किया है उतना तो आज की सरकारें भी नहीं कर पा रही, मान लीजिए। आप महेश्वर जाइएगा तो वहाँ पे बुनकरों का एक बड़ा दल है। बराबर। कहाँ से आए? मालवा में। उन्होंने अपने पुत्र को हाथी के पैरों के नीचे देखे और उसको सजा दी थी, मतलब हाथी, मतलब मृत्युदंड दिया था एक। इज इट ट्रू? नमस्कार मित्रों, वयम भारतम पर मैं श्रीरंग पेंढारकर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। इस बार भी हम इतिहास को लेकर कुछ चर्चा करने वाले हैं। आज की चर्चा का विषय रहेगा पुण्य श्लोक अहिल्या माता होलकर। अहिल्या माता एक ऐसा चरित्र है जिन्होंने अपने समय में ऐसी ऊंचाइयां अर्जित की जो इतिहास में बहुत कम व्यक्ति कर पाए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन फिर भी उस अनुपात में उनके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया। उनके बारे में जो जानकारी आज हमारे समाज में उपलब्ध होना चाहिए, वो जानकारियां हमारे समाज में आज उपलब्ध नहीं है। उनकी जो उपलब्धियां थी वो लोगों को पता ही नहीं है। अहिल्या माता के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज इंदौर के प्रसिद्ध नाटककार, नाटक निर्देशक, अभिनेता, संगीत निर्देशक और स्वयं अभिनेताओं को प्रशिक्षण देने में कार्यरत श्री किरण जी शानी हैं, जिन्होंने कि अहिल्या माता पर एक महानाट्य की रचना की है, जो उन्होंने स्वयं लिखा है, स्वयं निर्देशित किया है। किरण जी, आपका वयम भारतम पर स्वागत है। किरण जी, सबसे पहले हम आपके नाटक से ही बात चालू करते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपके महानाट्य का नाम है पुण्य श्लोक अहिल्या माता। जी हाँ। अनेक महिलाएं हमारे इतिहास में उन्होंने बहुत बड़ा स्थान अर्जित किया है और अनेक उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है। लेकिन ये जो टाइटल है पुण्य श्लोक, ये मुझे लगता है कि मैंने और किसी के लिए नहीं सुना। तो इसका आशय क्या है और ये अहिल्या बाई को क्यों मिला, मतलब और कैसे मिला? ये बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। सनातन सभ्यता और संस्कृति में बहुत तेरे बादशाह हुए, बहुत सारे शासक शासिकाएं भी हुई। उसमें से कुछ बहुत जाज्वल्यमान थे तो कुछ पुरुष वर्ग के शासक, मतलब हो सकता है कि गिनती के भी हो, पर वो नशस्तापूर्ण भी, उनकी जो है नशस्ता भी समाज में व्याप्त रहे। लेकिन भारतीय मातृशक्ति जब भी सत्ता में आई है तब एक भी ऐसा उदाहरण हमको नहीं मिलता है कि जो प्रजा हितकारी नहीं हो, प्रजा वत्सलकारी नहीं हो, या उन्होंने सामान्य लोग से जन के लिए कोई विपरीत धारणा के कार्य किए हो। बिल्कुल सही। ऐसे ही
तो ये एक बड़ा मतलब विशिष्ट हमारी संस्कृति का या सनातन सभ्यता और संस्कृति का मान बिंदु है जी कि जब भी मातृशक्ति सत्ता में आई है तो वो प्रजा हितकारी प्रजा वत्सली रही। जी अब मातोश्री के लिए दो विशेषण उपयोग किए गए। एक तो पुण्य श्लोक कहा गया। जी सवाल महत्वपूर्ण इसलिए कि मतलब समाज में ये बात सब लोग बोल देते हैं मतलब पुण्य श्लोक, पर बहुत गहन अर्थों में इसका मतलब क्यों दिया गया विशेषण ये किसी को मालूम नहीं होता। पुण्य श्लोक इस शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो हम ये बात देखें तो अहिल्या ये उच्चार करने भर से हमें चारों वेद 18 पुराण सारे अरण्य ग्रंथ और सारे तीर्थों में जो है दर्शन करने का जो पुण्य लाभ होता है वो अहिल्या शब्द के उच्चारण से होता है। अच्छा हाँ, और ये जो है उपाधि किसी राजा महाराजा ने नहीं दी उनको अहिल्या, ये उस समय के भक्ति मार्ग के सभी संतों द्वारा एक मत होकर दी गई और ये उपाधि पहले 3 ऋषियों को मिली और फिर चौथी जो है अहिल्या देवी को। ओहो, इतना बड़ा उसके पीछे एक अपना इतिहास है एक तरह का। और फिर इनको मातुश्री कहा गया। जी आज भी हमारे मालवा में कोई अहिल्या नहीं कहता या अहिल्या देवी नहीं कहता, वो मातोश्री कहता है। जी जी कहाँ जा रहा हो भाई, मातोश्री के मंदिर होके आ रहा हूँ या मातोश्री के को प्रणाम करके आ रहा हूँ, जी है ना। अब जब कोई सामान्य जनता मतलब बहुत ही सामान्य जिसका राज सत्ता से या शासन से इससे कोई लेन देना नहीं है, जब वो अपने शासक को माँ कहने लगे तब आप सोचिए कि वो व्यक्तित्व कैसा रहा होगा जिसको कि सामान्य रैयत माँ कहने लग जाए। सही बात है। इसीलिए उनको मातोश्री। तो ये दो उपाधियाँ बहुत अद्भुत है और ये मेरे ख्याल से तो पश्चिम सभ्यता में तो इस तरीके का कहीं कोई उदाहरण मतलब जहाँ तक मेरी समझ है अभी तक नहीं मिल पाया मुझे कि माँ कहने लग जाए प्रजा बराबर, अपने शासनकर्ता को। बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे संस्कृति में जहाँ भी मनुष्य को जीवन संबंधी कोई लाभ या जैसे कहें लाइफ सेविंग कोई एलिमेंट जहाँ नजर आता है उसे हम माँ का रूप दे देते हैं। फिर वो नदी भी हो सकती है, नदी भी हो सकती है। फिर हम उसको भी गंगा माता नर्मदा माता के नाम से ही पुकारते हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि जाहिर है उस समय की जनता को मातोश्री के अंदर कहीं ना कहीं वो एक लाइफ सेविंग बिल्कुल 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 नजर आया होगा कि जिसने उनको जीवन प्रदान किया होगा। इसी वजह से उनको मातोश्री जहाँ शायद कहा जहाँ गया मेरा जीवन संरक्षित हो जाए, जहाँ मैं निर्बाध हो जाऊं, जहाँ मैं मुक्त हो जाऊं, जहाँ किसी भी प्रकार का मतलब वजन मेरे पे और न रहे, कोई दबाव नहीं रहे, वहाँ मुझे वो माँ की अनुभूति। जैसे आज भी हमको जो है अपने अत्यंत कठिन और विकट परिस्थिति में माँ याद आती है। करेक्ट है ना। तो आज भी अगर किसी को जो है मतलब कहीं कोई थ्रैश करता है, ऐश करता है तो वो माँ क्या मतलब वो माँ के पास जाता है थोड़ा। तो ऐसी सामान्य रैयत जो कि पूर्ववत शासनकर्ता जो थे उनके जो हैरान परेशान हो चुकी थी मालवा की रैयत, खासकर मुगलों की और मुस्लिम रियासतों की जो नशस्ताएँ थी और जो बर्बरता थी, उससे हैरान परेशान सामान्य लोगों को एक ऐसा शासनकर्ता मिला जो उन्हें संरक्षित करता हो, उन्हें अपना मतलब जो है अपने पुत्रवत स्नेह देता हो, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अहिल्या माता का जो उनकी जो उपलब्धियां रही उनके जीवन में, उन्हें देखने के लिए इस कॉन्ट्रास्ट को समझना भी बहुत आवश्यक है कि उसके पहले का काल कैसा था, उस समय तक जनता क्या सहन करते आ रही थी और उन्होंने उसमें से उन्हें कैसे उबारा कहिए। तो ये एक तो एग्जैक्टली क्या उस समय की परिस्थितियां रही होंगी, राजनीतिक कह लीजिए या सामाजिक कह लीजिए या दिन प्रतिदिन के जीवन की कह लीजिए, आम लोगों की खास तौर से मालवा के। 14वीं शताब्दी के शुरुआत में मालवा में मुगल आक्रांताओं का शासन शुरू हुआ। दिलावर खान पठान नाम से एक अफगान सरदार इस्लामी आक्रांत। इस्लामी आक्रमण। दिलावर खान पठान नाम का एक जो है वॉरियर था दिल्ली सल्तनत के अधीन, उसे यहाँ गवर्नर बनाकर भेजा गया। उसके बाद में मालवा की रैयत जब तक कि मराठों का शासन नहीं आया तब तक वो
छीनी जाती रही, झपटी जाती रही, लूटी जाती रही। यही इतिहास रहा है। लगातार और लगातार ये उन पर प्रहार, जीवन ही मुश्किल हो गया था। बराबर। मराठा पावर्स जब आई और उसके बाद में जब शासन मल्हार राव से होते हुए अहिल्याबाई के पास में आया, तब जाकर जो है इस भूभाग में रहने वाले सामान्य लोगों को, चाहे वो भील हो, कोरकू हो, या फिर यहाँ की और जनजातियाँ दूसरी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे और भी बाशिंदे हो, इन्हें लगा कि नहीं, ये दुनिया हमें एक्सेप्ट करती है, हम भी इसका हिस्सा है। ये हालत थी मालवा की मराठाओं से आने से पहले। इसीलिए नंदलाल जी मंडलोई, बहुत बड़ा नाम मालवा का, जिन्होंने कंपेल के उन्होंने मराठाओं को यहाँ लाया, और इसीलिए लाया कि भाई इस तरीके से तो पूरा इलाका ही बेजार होता चला जा रहा है। बिल्कुल। आफ्टर मराठा पावर्स जो है यहाँ का ये फ्लावरिश हुआ इलाका। इसका उल्लेख खासकर जो होलकर डायनेस्टी या होलकर टेरिटरी है, इसका उल्लेख काफ़ी पहले से मिलता है जी। इसे इंद्रपुरी कहा जाता था पहले, है ना। इंद्रपुरी से होते 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 वो इंदौर आया, इंदौर तक आया। कुछ लोग जो है इसकी जो मतलब कहा जाए कि इसकी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको धूमिल करने के लिए भी अनेक प्रकार की कहानियाँ चलाई गई। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पंडरीनाथ के पास में इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है जूनी इंदौर में, उस पर से इंदौर का नाम पड़ा। इसके पहले इंदौर नाम से कोई जगह नहीं थी। ये सामान्य मान्यता है। होलकर्स आने के जो है 15 साल बाद वो मंदिर एस्टेब्लिश हुआ है। ओह, अच्छा अच्छा। ऐतिहासिक सत्य ये है। इंद्रेश्वर महादेव मंदिर जो है मल्हार राव का जो का स्थापित किया हुआ है। अच्छा। तो उससे पहले भी इंदौर एग्जिस्ट करता था, इंद्रपुरी नाम था। धीरे धीरे कालांतर में वो इंदूर हुआ, मराठा डायनेस्टी आने का इंदूर हुआ, और इंदूर से वो आज की तारीख में इंदौर हो गया। मोटा मोटा इतिहास में अगर देखते हैं तो मातोश्री अहिल्याबाई का करीब 30 वर्ष का, लगभग 29-30 वर्ष का शासनकाल रहा। और उस शासनकाल में उन्होंने जो उनके बारे में सर्वाधिक बातचीत सामान्यतः की जाती है, 2-3 बातें उनके बारे में सामान्यतः उल्लेख होता है। एक, उन्होंने अनेक तीर्थों को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया, उनका पुनर्निर्माण किया, जिसमें कि काशी विश्वेश्वर भी है, जगन्नाथपुरी भी है, सोमनाथ भी है, और भी अनेक है, बेसिकली बद्रीनाथ है। दूसरा, ऑफ कोर्स उन्होंने महिला एम्पावरमेंट का काफ़ी काम किया, वुमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण पे बहुत काम किया, जनजातियों पे। तो ये कुछ बातें होती है। और उनकी जो एक साइड है जिस पे मुझे लगता है कि 30 वर्ष शासन, उन परिस्थितियों में जब तलवारें खिंची ही रहती थी साल भर, और जब पूरे देश में थोड़ा सा केओस था, तो मुझे लगता है कि मुगल करीब करीब कमज़ोर हो चुके थे, दिल्ली तक सीमित हो गए थे लगभग, मराठाओं का सब जगह दबदबा था। पुर्तगाली चिमाजी अप्पा उनको हरा चुके थे, तो पुर्तगाली सिमट गए थे, गोवा सिमट गए थे पूरी तरीके। अंग्रेज अभी ताकत बनना शुरू ही हुए थे, प्लासी बक्सर के बाद में मुश्किल से 8-10 साल का समय गुजरा था। तो एक तरह से देश में मराठा ही सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे बड़ी शक्ति थे, बिल्कुल। परंतु फिर भी इन सबके साथ घिरे होने की वजह से लड़ाइयाँ ये जीवन का हिस्सा था, और लड़ाइयाँ सतत होती रहती थी। हाँ, साम्राज्यशाही का दौर था। एग्जैक्टली। तो ऐसी परिस्थिति में एक महिला द्वारा 30 वर्ष तक शासन करना, जो उनकी एक आम छवि आज की तारीख में लोगों के मन में है, जो बना दी गई है कि वो एक धार्मिक महिला थी, वो ऑफकोर्स धार्मिक रही होंगी, लेकिन 30 साल ऐसी परिस्थितियों में शासन चलाने के लिए और सफलतापूर्वक शासन चलाने के लिए कुछ और भी लगता है। बिल्कुल। तो उसके बारे में कुछ वो जो फैकल्टीज होती है शासन करने की, उसके बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने मतलब यहाँ पर छेड़ी है। सबसे पहले तो 29 वर्ष 8 महीने कुछ दिनों का शासन मातोश्री का यहाँ पर रहा। उस समय परिस्थितियाँ बहुत विकट थी। बराबर। एक तरफ अंग्रेज पावर में धीरे धीरे आ रहे थे, मुगल जो है डाउनफॉल चालू हो चुका था, छोटे मोटे सरदार अपनी, जमींदार वतनदार अपनी जो है ताकतें बढ़ाने में लगे हुए थे। उस समय इनके पास में, मातोश्री के पास में शासन की सत्ता की बागडोर आती। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा
कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा उदाहरण है, और ये यही संभव है भारत में ही, इस भारत भूमि पे ही, मतलब सनातन सभ्यता में संभव है कि कोई ससुर 17वीं 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, 17वीं शताब्दी के मध्याह्न में अपनी बहू को अपनी बेटी मानकर शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था करता है और शासन सूत्र उसके हाथ में देता है। बहुत बड़ी बात है, ये बिल्कुल सही है। मल्हार राव वॉज वेरी क्लियर कि इनको शासन संभालना है, मतलब उसमें कोई आड़पड़दा नहीं था, कहीं कोई डाउट और कोई डाउट नहीं था, कुछ नहीं। और उन्होंने पूरा उसको बरसों तक उनको वो ट्रेनिंग दिया, बरसों तक ट्रेनिंग दी। मातोश्री के विवाह करके तो जो है 10 साल की उम्र में यहाँ इंदौर आ चुकी थी, बराबर है ना। उसके बाद जो उनका शिक्षा दीक्षा का पूरा कार्यक्रम हुआ वो सारा मल्हार राव ने उनको तालीम खाने में ले जाना सिखाया। मल्हार राव उनको जो है घुड़सवारी की शिक्षा दे रहे हैं। मल्हार राव ने उन्हें जो है दान पट्टा हाथ में दिया। और हमें यह पढ़ाया जाता है कि महिलाओं को तो हमने बहुत शोषण करके और उनको बंद करके रखा था। अरे साहब, ये जो पढ़ाने वाले हैं ये जानते नहीं हैं, ये पढ़ाने वाले ये समझते नहीं हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोपियन सभ्यता ने महिला को महिला माना, अधिकार दिया उसे, जो है वोट का, उसे जो है पशु तुल्य दर्जा दिया जाता था। करेक्ट। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। यहाँ महिलाओं को हमेशा जो है उनकी कार्यक्षमता के आधार पर ही तोला गया। आपने अभी कहा कि इस कठिन दौर में मातोश्री जो है शासन सत्ता सूत्र संभालती है और इन सारी बड़ी पावर्स के साथ में मुत्सद्दी राजकरण करती है, मुरब्बी राजकरण करती है, बराबर, और इतना सुंदर करती है कि उनका इस पूरे देश के प्रत्येक राज्य सत्ता में जो सम्मान था, जो उनकी ज़रब थी, जो उनकी ताकत थी, उसका इतना सम्मान था कि वो दुश्मन से भी अपने काम करवाती थी। बहुत बढ़िया। यहाँ एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा जी, कि होलकरों की फौज पेशवा के साथ में जो है निज़ाम से लड़ रही है और मातोश्री के पास में हैदराबाद के आगे से जो है कुछ लोगों का दल आता है और कहता है कि वहाँ एक शिव मंदिर है जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है और प्राचीन शिव मंदिर है। मातोश्री, आप उसकी तरफ थोड़ी सी मतलब जो है कुछ उसके लिए आप कुछ कर सकते हो क्या? क्या कर सकती है? वो बैठी हैं महेश्वर में, अपनी राजधानी में। बात चल रही है साउथ के, हैदराबाद से भी इंटीरियर आ गए, लगभग 120 किलोमीटर अंदर की तरफ। श्रीशैल या कोई अन्य मंदिर? शिव मंदिर है, शिव मंदिर, और ये राजमुंदरी नाम से कोई, हाँ, राजमुंदरी, वहाँ से। मातोश्री निज़ाम को एक पत्र लिखती हैं, वो कहती हैं कि हमारी मान्यताओं के अनुसार ये जो है अति प्राचीन शिव मंदिर है, इसकी सेवा शुश्रूषा करना, वहाँ सदाव्रत करना, वहाँ सामान्य रैयत को आने जाने की व्यवस्था करना, ये हमारी ड्यूटी है। इसलिए मैं यहाँ से पैसा अड़का भेज रही हूँ, कुछ लोगों को भेज रही हूँ, आप केवल इसे परमिशन दीजिए कि वो अपना काम करते रहें। निज़ाम हैदराबाद क्या उत्तर दे सकता है? वो कहता है कि आप हमारी बड़ी आपा है और ये सारा काम मैं अपने खर्चे से करूँगा आपके नाम से। बहुत बढ़िया। ये ताकत होती है राजनीति की। मतलब एक तरह से यहाँ मत आइए, हम ही कर लेंगे, हम ही कर लेंगे। क्योंकि उनको ये बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर होलकर्स की निगाह इतने अंदर तक पहुंच गई तो बहुत ज्यादा दिन तक जो है गद्दी सुरक्षित नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ताकत थी। इस पृष्ठभूमि में मुझे एक बात का हमेशा आश्चर्य लगता है। भारत में कभी भी घूमते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो मतलब मैं तो जितनी जगह गया हूँ 70-80% जगह वहाँ पर अहिल्याबाई का नाम मुझे सुनने को मिला है। उन्होंने कहीं नवीनीकरण कराया, कहीं पुनर्निर्माण, कहीं शिखर, कहीं कुछ। और बद्रीनाथ से लेके रामेश्वर तक, सोमनाथ से लेके जगन्नाथपुरी तक, सब जगह उनका एक, अब आज से 300-350 साल, 300 वर्ष पूर्व जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति थी, तो उस समय लॉजिस्टिकली, मतलब यातायात की दृष्टि से, और ये सब इतना निर्माण अलग अलग। अच्छा, वहाँ उनकी सत्ता, सब जगह तो सत्ता नहीं थी, बद्रीनाथ में नहीं थी, या मुझे नहीं लगता कि काशी में इनकी सत्ता थी, मतलब मराठों की भी नहीं होगी मोस्ट। नहीं। तो दूसरों के प्रदेश में जाकर भी अपने काम करवा लेना, ये कैसे संभव हो पाया? पिंडारकर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये होती है कि दुनिया में यूं ही कोई किसी का सम्मान नहीं करता, और खासकर तो पॉलिटिशियंस में बीच में, राजसत्ताओं के बीच में। केवल आप मतलब जो है धार्मिक स्त्री हैं, या आप बहुत मतलब धर्म कार्य करती हैं, या आपने घाट बनाया या आपने बनाया, इसलिए हम आपसे मतलब नतमस्तक थे, ऐसा राजनीति में कतिपय नहीं होता। मातोश्री को सम्मान केवल मालवा की जनता ही नहीं दे रही थी, हिंदुस्तान की हर मतलब जो है महिला और हर पुरुष, जो कि
अपनी सामान्य जीवनचर्या में रत था, उसके मन में उसके प्रति, इस शासिका के प्रति एक बहुत ही सुंदर भाव, कोमल भाव थे। और इसीलिए मतलब सारी राजसत्ताओं को ये बहुत अच्छे से मालूम था कि ये केवल शासन नहीं करती है, ये शासकों पर भी शासन करती है। एग्जैक्टली मैं वही कहने वाला था कि जनता के मन में उनके कार्यों की वजह से कोमल भावना होना तो समझ में आता है, पर जो उस समय के शासक थे वो भी अगर उनको सपोर्ट कर रहे थे तो वो तो भय बिनु होई न प्रीति, वो जब तक वो उनको उनके ऊपर डोमिनेट नहीं करती होंगी तो क्या वो इस उनका यह कद था एक स्ट्रेटेजिस्ट और एक वॉरियर के रूप में भी, हाँ कि वो डोमिनेट कर सकती थी दूसरे शासक को? हाँ, वॉरियर के रूप में भी था और स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में भी तो बहुत ज़्यादा था। अगर वो ज्ञानवापी का उद्धार करती है या काशी विश्वनाथ का उद्धार करती है, वहाँ का कोई मुगल सूबेदार या थानेदार अगर उस काम को रोकता है, उसे सबसे बड़ा खतरा था रैयत यहाँ विद्रोह कर देगी अगर इस काम को रोका, क्योंकि इतनी मान्यता मातोश्री की वहाँ पर थी। शासन उनका नहीं था पर उनको मान्यता इस पर, इसीलिए उसे देवी कहा गया। बराबर, पूरे देश में उनको एक छत्र मतलब उनके प्रति सद्भावना और ये बात थी। और रही बात मतलब मातोश्री के राजनीतिक और वॉरियर होने की, तो भानपुरा में चंद्रावतों की के साथ वाली लड़ाई प्रत्यक्ष उदाहरण है। अच्छा, आप देख सकते हो कि एक महिला जब अपने संपूर्ण जाजल्य में आकर खड़ी हो जाती हैं, तब कैसी जो है बड़े बड़े वॉरियर्स जो है मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। रघुनाथराव पेशवा का उदाहरण आप बहुत अच्छे से मतलब जानते हैं। हाँ उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। वो काफी रघुनाथराव पेशवा जो है मल्हारराव की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में अहिल्या मातोश्री का बेटा मालेराव, इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब शासन पति की भी मृत्यु हो चुकी है। खंडेराव तो पहले ही कुंभेरी के युद्ध में मर चुके हैं। शासन सूत्र जो है अहिल्या देवी के पास में आए। पेशवा से जो मानवस्त्र आए वो फौज के रूप में तुकोजी राव को आए और राजतंत्र या प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है मातोश्री के पास में आए। गंगोबा तात्या चंद्रचूड़ नाम का एक दीवान थे, पेशवाओं की तरफ से नियुक्त होलकरों के दरबार में। उन्होंने कुछ मतलब उस दौरान राजनीति करी, उसे आप षड्यंत्र कहो या कहो। उनका एक दृष्टिकोण था कि महिला के हाथ में शासन है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है। वो रघुनाथराव पेशवा को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि बाई माणसाचा शासन है, तुम ही उन संभाला, मतलब आप आओ और इसे संभाल लीजिए। महिला का शासन है। और उन्होंने कम आका अब उसमें उसके पीछे उनके अपने निहित स्वार्थ भी थे, ये भी थे, वो दीवान थे ऑलरेडी, अब वो और कुछ आगे करना बढ़ना है, स्वाभाविक है, राजनीतिक उनका कुछ न कुछ रहा होगा। रघुनाथराव पेशवा अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई एक जगह ढूंढ रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, पेशवा बनने के लिए बेसिकली। पेशवा थे नहीं वो, हाँ वो पेशवा नहीं थे। उनको लगता है मालवा सबसे सुटेबल और सॉफ्ट टारगेट है मेरे लिए। हाँ 50,000 की फौज लेकर रघुनाथराव पेशवा गंगोबा तात्या चंद्रचूड़ के कहने पर शिप्रा के किनारे तक आकर बैठ जाते हैं। ओहो। मातोश्री उस समय जो है महेश्वर में, तुकोजी जो है कुछ अपने फौज के साथ में राजस्थान के बॉर्डर पे थे, इंदौर में कुछ कारिंदे यहाँ पर थे। खबर मिलती है, मातोश्री का सूचना तंत्र बहुत मजबूत था, उनकी टपाल व्यवस्था बहुत अद्भुत थी। तीव्र गति से जो है पोस्ट टपाल मतलब पोस्ट है, तीव्र गति से जासूसी उनकी जो उनका डिपार्टमेंट था मतलब वो भी काफ़ी स्ट्रांग था। मातोश्री के पास खबर मिलती है कि ऐसी हो रहा है और शिप्रा तक पहुंच चुके हैं। मतलब ऐसी परिस्थिति में कोई महिला क्या कर सकती है, जबकि फौज अधिकतर बाहर है ना। और सामने तो पेशवा की फौज थे, रघुनाथराव पेशवा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पेशवा ने ही हमको जो है सूबेदार नियुक्त किया हुआ है और हम पेशवा के ही जो है वंशज से हम लड़ रहे हैं। राजनीतिक जहाँ तक वो जो मुत्सद्दी राजनीति या मुरब्बी राजनीति मैं कहता हूँ, उनको राजनीतिक भी कहता हूँ, तो इसीलिए कि उन्होंने एक साधारण जो है दबाव का काम किया। सबसे पहले तो खबरें फैलाई कि मातोश्री महिला सैन्य का निर्माण कर रही हैं और 5,000 महिला शक्ति के साथ में जो है पहुँचेगी शिप्रा के किनारे युद्ध लड़ने। अच्छा, सब तरफ से ये इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई। राजनीतिक विचार विमर्श के दौर चलते रहे। तुकोजी आए वापस, तुकोजी इंदौर पहुंचते हैं। इंदौर से जो है साज सज्जा की तैयारियां होती है, फौज मतलब मूवमेंट करने ही वाली है, मुहिम के लिए निकलने वाली है। पत्र लिखे जाते हैं गायकवाड़, दाभाड़े, शिंदे, भोसले, है ना, आसपास के सारे सरदारों को, पवार, इनको। मातोश्री पत्र लिखती है कि दौलत खतरे में है ना,
जवाब पत्र का आता है, गायकवाड़ पत्र में लिखकर भेजते हैं कि मातोश्री, ऐसा कौन है इस धरा पर जिसका जो है मल्हार राव का जिस पर उपकार न हो। हम सब मल्हार राव के उपकार से दबे हुए हैं और तुरंत फौजों की रवानी कर रहे हैं। अगले 15 दिन में यहाँ पर फौजों का बड़ा जमावड़ा हो चुका था। ये सारी खबरें जो है रघुनाथ राव पेशवा तक पहुँच रही थी। अब वो पेंच में फंस गए, क्या करें। अंतिम प्रहार मातोश्री जो है एक पत्र के रूप में करती है, डिप्लोमेटिक, इसके तहत है कूटनीति। वो कहती भी है अपनी जीवन के दौरान, उन्होंने कई बार ये कहा है कि मुझे लड़ना भाता नहीं है, शक्ति से ज़्यादा युक्ति श्रेष्ठ है। ये मातोश्री पत्र लिखती है और कहती है कि अगर आप लड़े और जीते तो एक स्त्री से जीतने का कलह, और अगर हार गए तो कहीं मुंह दिखाने काबिल न रहो। बिल्कुल सही। ये इतना करारा प्रहार था कि गंगोबा तात्या को भी समझ में आ गया कि मैं गलत कर चुका हूँ, राघोबा दादा को भी समझ में आ गया कि मैं गलत कर चुका हूँ। अब क्या करें, 3 दिन पेशो पेश में रहे और इधर तैयारी पूरी, घर में लड़ने के लिए तैयार, कूटनीति पूरी तैयारी चल रही है कि लड़ाई ना हो पाए, क्योंकि लड़ाई में दोनों ही पक्ष का नुकसान, और दोनों अपने ही थे, दोनों ही अपने थे। और मातोश्री कभी नहीं चाहा उन्होंने कि मेरी सामान्य रैयत का नुकसान हो। तो वहां से 3 दिन के विचार विमर्श के बाद में रघुनाथ राव पेशवा तुकोजी राव पवार को पत्र लिख के कहते हैं कि हम तो मातम पुरसी के लिए यहाँ आए थे, आपने हमें लड़ने के लिए समझ लिया। अच्छा, बेटे की मृत्यु की वजह से, माले राव की मृत्यु के लिए हम तो जो है मातम पुरसी के लिए आए, शोक संवेदना व्यक्त करने। मातोश्री ने उनको जो है इंदौर बुलाया और वहां पर कहा कि मातम पुरसी का यह रिवाज मेरे को नया सा मालूम पड़ता है। एक और मैं उनके विषय में बहुत ही सुंदर सा उदाहरण आपको देता हूँ। इन्हीं रघुनाथ राव पेशवा की इस घटना होने के बाद में कुछ वर्षों के पश्चात ही पेशवा दरबार से निष्कासित किए जाते हैं रघुनाथ राव पेशवा और उनकी पत्नी आनंदीबाई। देश निकाले की सजा होती है। उस समय आनंदीबाई गर्भवती थी। ओके। अब सवाल ये था कि आगे का सारा जो है डिलीवरी का प्रोग्राम या प्रसूति कहाँ होगी, कैसे, उनको देश निकाला दिया। आनंदीबाई को क्या लगता है, तो उन्होंने अहिल्याबाई की ख्याति तो सुनी थी, मातोश्री की ख्याति, उन्होंने एक पत्र लिखा मातोश्री को और कहा कि मैं एक स्त्री हूँ, आप भी एक स्त्री हैं और मैं ऐसी अवस्था में हूँ, मैं आपका आश्रय चाहती हूँ। कोई और स्त्री होती तो क्या करती, कोई और पॉलिटिशियन होता तो क्या करता। अगर आश्रय देता है तो राजाज्ञा का उल्लंघन, पेशवा के आज्ञा का उल्लंघन। पेशवा मतलब मालिक, पेशवा मतलब जिन्होंने आपको नियुक्त किया है, करेक्ट है ना। मतलब सिक्का मोर्तब तो पेशवा का था, शाहू महाराज ने नियुक्ति पत्र वहां से आते थे, सिक्का मोर्तब जो है पेशवा का। अगर करते हैं तो राजाज्ञा का उल्लंघन, नहीं करते हैं तो स्त्री धर्म का पालन नहीं। बराबर। मातोश्री ने इतना अद्भुत काम किया है जो आज के सारे राजनीतिकों को मतलब उदाहरण की तरह लेना चाहिए। उन्होंने आनंदीबाई को बुलाया और महेश्वर में न रखते हुए मंडलेश्वर में गढ़ी बना कर रखा। अच्छा। पेशवा को पत्र लिखा कि मैं जो है दोषी को जो है अपने घर के अंदर नहीं ले रही हूँ, घर से बाहर भी नहीं कर रही हूँ। पेशवा ने भूरी प्रशंसा का जो है पत्र लिखा है। मातोश्री कहा कि ये बहुत अद्भुत है। वहाँ डिलीवरी हुई है, वो गढ़ी आज भी बनी हुई है। गढ़ी आज भी बनी। साडी चोळीची व्यवस्था केली गेली असं त्यांनी पत्रात लिहिलं की त्या बाईची साडी चोळीची व्यवस्था मी सगळी करी, पण मैं अपने घर में उसे नहीं लूंगी क्योंकि आपने उसे देश निकाला दिया। अद्भुत, अद्भुत, कितना अद्भुत। मतलब ये उनकी राजनीतिक समझ, ये उनकी पॉलिटिक्स। और दूसरा ये कि लड़ना जरूरी नहीं है, जीतना जरूरी। बगैर लड़े भी जीता जा सकता है। हाँ, दिमाग से। अब रघुनाथ राव पेशवा को तो दिमाग से ही हराया, दोबारा आ नहीं पाए मालवा। बिल्कुल सही है। तो ये जो उनके सारे आपने अभी बड़े अच्छे पहलू बताए जो सामान्यतः जनता के सामने आते नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी कल्चरल शक्ति भी इसके पीछे नजर आती है कि जिस काल में मराठा सर्वशक्तिशाली थे, और मुझे लगता है कि मराठाओं में देवी अहिल्या माता सबसे शक्तिशाली थी उस समय, उनके पीरियड में। बिल्कुल थी, है ना। 17 कोटी का खासगी का खजाना था मातोश्री का। पूरी हिंदुस्तान में एकमात्र रईस, सबसे रईस राजसत्ता कोई थी तो होलकर थे। 17 कोटी का खासगी का खजाना। वो मराठी शब्द खासगी थोड़ा सा मैं नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए स्पष्ट कर दूं
खासगी शब्द का, मराठी शब्द का जो अर्थ है वो है निजी, प्राइवेट। तो उस समय एक तंत्र था, सिस्टम था कि पेशवा के जो अलग अलग सरदार होते थे उनके लिए पेशवा कुछ गांव, कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र उनके निजी खर्च के लिए दे दिया करते थे। तो वहाँ से जो रेवेन्यू, वहाँ से जो राजस्व आता था, वो राजस्व उनके निजी कार्यों के लिए, उनके परिवार के खर्च के लिए, उनके निजी दैनंदिन के खर्च के लिए वो पैसा इस्तेमाल होता था। ये सभी के साथ, चाहे वो शिंदे हों, चाहे वो गायकवाड़ हो, सबके साथ ये व्यवस्था थी। जो किरण जी कह रहे हैं कि अहिल्या माता ने ये जो सारे कार्य किए पूरे देश के अंदर, ये अपने खासगी, अपने निजी फंड में से किए, राजकीय फंड में से नहीं किए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी राजकोष से सारे मंदिरों का उद्धार, घाटों का उद्धार, अभयारण्य, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए अभयारण्य, सारे खासगी खर्च से किए गए। खासगी एक पैसा राजकोष से नहीं लिया जाता। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि एक जो कभी कभी आरोप भी लगता है कि उन्होंने इतना पैसा मंदिरों के पुनर्निर्माण पे खर्च कर दिया और इस पैसे से, वही जो एक सामान्य तर्क रहता है कि इससे तो ये होता वो होता, पर वो पैसा उनका निजी पैसा था। वो राज्य का पैसा ही नहीं, उनका निजी पैसा। तो ये तो 17 करोड़ उस समय में, 17 करोड़ का खासगी होना, यानी इतना बड़ा फंड उन्होंने क्रिएट कर लिया था। क्योंकि महेश्वर जब जाते हैं और जब उनका सो कॉल्ड महल देखते हैं, मैं सो कॉल्ड शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में महल कहने के बाद हमको राजस्थान, हमको जयविलास पैलेस, हमको लेक पैलेस, जयसिंह पैलेस, जी हाँ, ये हमारे मन्ना पटल पे इन राजमहलों के चित्र आते हैं। उसकी तुलना में महेश्वर में मातोश्री जहाँ रहती थी वो तो साधारण से भी साधारण है। मतलब उस पर कुछ भी ऐश्वर्य का कोई जगह नहीं है। तो वो खर्च उन्होंने वहाँ नहीं किया, निजी पैसे को, उस पैसे से उन्होंने ये सारा, बहुत बड़ी बात है उनके, इसलिए फिर नाम होता है। मातोश्री चाहती तो मतलब बड़े से बड़ा महल यहाँ पर बना सकती थी। बेल्जियम से बुलाकर हाथियों से चढ़ाया जाने वाला झूमर भी लगा सकती। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो क्या कर रही थी, वो मछलियों के लिए अभयारण्य बना रही थी, वो पक्षियों के लिए अभयारण्य। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहाँ पर बनाया उन्होंने ये अभयारण्य? सब देखिए, आप ये जो बढ़वा है आपका, तो खेड़ी घाट जो है, ये खेड़ी घाट मातोश्री के देन है। अच्छा। इसी के ऊपर आप आगे बढ़ोगे तो माता घाट की तरफ जाने का कुछ इलाका उन्होंने मछलियों के लिए सुरक्षित कर रखा। अच्छा। महेश्वर के पास में नर्मदा जी को संरक्षित किया गया था मछलियों के लिए, महेश्वर किले के सामने। पर्यावरण के बारे में जागरूकता होना बहुत बड़ी बात थी उस समय। हमको ऐसा लगता है पर्यावरण की चिंता तो अभी चालू हुई 50। वाटर कंजर्वेशन का जितना काम मातोश्री ने किया है उतना तो आज की सरकारें भी नहीं कर पा रही, ईमानदारी बात। अच्छा। यहाँ से निकलोगे आप, बरानपुर में इंटर करोगे, दक्कन द्वार जिसे कहा जाता है, उसके पहले उतावली नदी पड़ती है ना, एक पहाड़ी नदी है। उसके पहले जो है एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर मिलेगा आपको, आज भी है वो मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, और थोड़ा ही नीचे झांक के देखो तो अंदर एक बावड़ी है पूरी। अच्छा। जब मैंने पूछा कि भाई ये क्या, हम लोग वहाँ अक्सर जाते आते ये क्या है, तो वहाँ का जो पुजारी था वो वंशगत मतलब परंपरा से पूजा, उसने कहा कि मातोश्री ने जो है यहाँ पे जो वाटेकरू है, राहगीर हैं, उनके लिए बोले ये बावड़ी बना रखी थी और इसका संरक्षण हो इसलिए हनुमान जी को बिठा रखा है। बहुत बढ़िया, करेक्ट। सहस्त्र लिंगार्चन नाम से एक बड़ा प्रयोग मातोश्री करती थी। श्रावण के महीने में मछलियों का जो है वो गर्भकाल रहता है। हाँ, उनको मतलब कि उस समय फूड, क्योंकि फ्लड है पानी में ये है, तो उनको मछलियों को खाना कैसे मिलेगा, तो सहस्त्र लिंगार्चन करके एक बड़ा प्रयोग किया गया श्रावण में। अच्छा। हर घर में जो है पार्थिव शिवलिंग बनेंगे, उसके ऊपर जो पूजा अर्चना, इसके ऊपर आटे के शिवलिंग बनेंगे, मतलब कणिक मंटो ना मराठी, तो अलग अलग प्रकार के आटों के शिवलिंग बनेंगे, और करोड़ों की संख्या में उन शिवलिंग का विसर्जन नर्मदा माई में किया जाएगा। मछलियों को खाना मिल रहा है, सबका पुण्य कार्य भी हो रहा है, धर्म कार्य भी हो रहा है। ये सब दस्तावेज रिकॉर्डेड है? हाँ, रिकॉर्डेड, सब रिकॉर्डेड है। आपको होलकर कैफियत में सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको ये सारा जो है
नटनागर शोक संस्थान में मिल जाएगा, भानपुर भानगढ़ में, सीतामऊ उसके पास में। वहाँ मिल जाएगा, होलकर दफ्तर में मिल जाएगा। ये मतलब ये सामान्य किए जाने वाले काम है। मतलब वाटर कंजर्वेशन के लिए वो काम कर रही है, धर्म क्षेत्र के लिए वो काम कर रही है, पुण्य क्षेत्र के लिए वो काम कर रही है। इसके अलावा मातोश्री का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसकी तरफ इतिहासकारों की भी निगाह नहीं है, मैं कहता हूँ, जनजाति संरक्षण का काम। अच्छा। हाँ, सब आपको मालूम होगा कि जब अंग्रेज इस देश में थे तब भील कॉर्प्स नाम से एक प्लाटून हुआ करती थी। अच्छा। मतलब अंग्रेज जाने के कई समय, लंबे समय तक वो हिंदुस्तान में भील कॉर्प्स रखी गई। ये कहाँ से आई? भीलों की पलटन। ये आई कहाँ से? मानपुर बालाघाट की तरफ से जो है इलाका भीली लैंड कहलाता है। पूरा जो झाबुआ, अलीराजपुर, थांडला, मांडला है ना, ये कुंदो, रामो, बड़वानी बड़वानी है पूरा, है ना। वहाँ पर वो ये जो ग्रांट रोड था, इस पे भीलों का आतंक था। यहाँ आसपास में लूटपाट करना, ये करना उनकी। ये खबरें मातोश्री तक पहुँचती हैं, विचार विनिमय होता है, क्या है, कैसा है, वगैरह यूँ त्यों। मातोश्री ने घोषणा करी कि जो उनका नेता है वो उस दल का या इसका, जो कि वहाँ सबसे ज़्यादा आतंक फैला रहा है, गणपत नाम था उसका, जो उसको मतलब जेरबंद करके लाएगा, उसे मैं मतलब पुरस्कृत करूँगी। तो यशवंतराव फंड से, जो कि जवाई बने बाद में मातोश्री के, वो उसको जेरबंद करके लाते हैं। लड़ाई होती है 3 दिन की, मतलब, और वो झाबुआ के पास की घटना है ये। वहाँ से उसको जेरबंद करके लाता है और मातोश्री जो है उसे, मतलब वो तो शासन का या इसका सत्ता का विरोधी है, क्या कर सकती हैं, उसे किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जाती है। उससे पूछा जाता है न्याय किसे कहते हैं, मतलब कैसा न्याय किया जाता है, कि ये सब काम क्यों? तो वो कहता है कि ये हमारी जीवनचर्या है और आप सब लोग जो है बड़े बड़े महलों में रहते हो, हम तो जंगल में रहने वाले हैं, हमारे लिए जीवन यापन के लिए क्या है, कुछ नहीं है, तो हम ये कर रहे हैं। खत्म। तब वो जो है भील खंडनी नाम से एक टैक्स लगाया जाता है इस ग्रांट रोड पर। अच्छा। और उस भील खंडली का 75% हिस्सा राजकोष में, 25% हिस्सा जो है उस 75% भीलों के लिए, उस समुदाय के लिए, उनके लिए, और 25% राजकोष में शासन के लिए ये व्यवस्था की गई। और उनसे ये लिखित में वचन लिया गया कि आपकी सारी जो कुछ भी क्षमताएं हैं, मतलब ये जो वॉरियर तो थे, वो लड़ते थे रात दिन वगैरह, यही काम था उनका, बराबर। ये सारी शक्ति का उपयोग जो है आप शासन हितार्थ करेंगे। और तब भील कॉर्प्स की, मतलब भील पलटन, मातोश्री ने भील पलटन बनाई। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भीलों का ये जो समस्या थी इस क्षेत्र में, माचलिया घाट में, तो हम अभी तक इससे जूझ रहे थे। मतलब 10 साल पहले तक माचलिया घाट में गाड़ियों का निकलने में दिक्कत आती थी। बिल्कुल। और ये उन्होंने उस टाइम पे एड्रेस किया। भील कॉर्प्स, मतलब भील पलटन उनकी बनाई हुई थी, जो बाद में बहुत लंबे समय तक रही। मतलब अमजेरा नरेश, राव राजा बख्तावर सिंह ने भी उसे अपने साथ में रखा, और अंग्रेजों ने भी भील कॉर्प्स, और बख्तावर सिंह के विद्रोह में तो उस भील पलटन ने ऐसा पराक्रम किया है कि अंग्रेजों को मतलब जो है भागना, धरती कम पड़ रही, ये हालत हुई। तो ये जनजातियों को संरक्षण कैसे दिया जाता है, ये वो पहलू हैं जो कभी प्रकाश में आते नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ कि केवल इस सब्जेक्ट पर जो है एक रिसर्च पेपर लिखा जाए, इस सब्जेक्ट को ये लोग, सामान्य लोगों में बात फैलाई जाए कि ऐसे संरक्षण किया जाता है, उन्हें शासन का हिस्सा बनाया गया। तब उस जाति को, उस जनजाति को ये लगा कि नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस है, हम इस हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हमारी स्वीकार्यता है। और जब उनकी स्वीकार्यता बढ़ी तो उनको मतलब मुख्य धारा में शामिल किया। ये मातोश्री का किया हुआ काम। 1925 में एक महिला चौंडी में पैदा होती है। 10 साल बाद, 1725 में चौंडी गांव, बहुत छोटा सा गांव वगैरह, तो मांडको जी पाटिल एक छोटे से जो है गांव प्रधान, उनके यहाँ होती है ना। 10 साल में विवाहित होकर इंदौर में आती है। यहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, ये होती है। IIM तो नहीं किया उन्होंने, IIT तो पास आउट नहीं किया उन्होंने, बराबर। लेकिन साहब मैनेजमेंट की जो क्वालिटीज़ मातोश्री में थी, वो तो बहुत ही बिरला, मतलब जो है काम, शायद ही किसी के पास में हो। क्योंकि एक तरफ मुगल, एक तरफ डच, एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ जो है स्वजातीय छोटे छोटे सरदार, इन सब सत्ताओं के बीच में एक महिला 29 साल तक अपना झंडा बुलंद किए, कहते हैं जस्ट इम्पॉसिबल। वेरी वेरी नाइस। चूंकि
एक तरह से ये कहें कि अच्छी जानकारियों का, सही जानकारियों का अभाव रहता है, या उसके बारे में बातचीत नहीं हो पाती है, या जो इतिहासकार इस दरमियान बीच में रहे उन्होंने इन घटनाओं को या उनके चरित्र को, उनके चरित्र के इन पक्षों को महत्व नहीं दिया। तो इसका एक दुष्परिणाम ये होता है, या इसके वजह से क्या होता है कि उस व्यक्ति के बारे में किंवदंतियाँ चल पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मातोश्री के बारे में भी कई बातें, मतलब मुझे ऐसा एक डाउट है कि जैसे एक उनके बारे में बहुत आम जानकारी है कि उन्होंने अपने पुत्र को हाथी के पैरों के नीचे देखे और उसको सजा दी थी, मतलब हाथी, मतलब मृत्युदंड दिया था एक तरह से। इज इट ट्रू? क्या है? नहीं, कतई नहीं। ये जनमानस में, सामान्य लोगों में लोकोक्ति के रूप में ये प्रचलित है कि मालेराव को मातोश्री ने हाथी के पैर के नीचे दिया। ऐसी ये घटना कतई नहीं हुई। मालेराव की मृत्यु राजवाड़ा इंदौर में हुई है। दूसरी मंजिल में जो उनका कमरा था वो आज भी संरक्षित है। वो जिन वैद्यों ने उसका इलाज किया था उनके परिवार के वंशज जो है आज भी इंदौर में उपस्थित है। अब सवाल उठता है कि फिर ये बात कैसे फैली कि बराबर मातोश्री ने, भाई लोकोक्ति या लोक हाँ, कुछ तो उसके हिस्से जड़ में में कहीं ना होगा। कहीं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता ही, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना। जब तो लोगों ने कहना चालू किया, यूं ही तो कोई नहीं कहता। बराबर मूलतः बात यह है कि सामान्यतः मराठी परिवारों में, मतलब जब माँ बेटे को नकली रूप से डांटती है ना, जैसे यशोदा ने कान्हा को डांटा, तो वो डांट तो रही है पर अंतःधारा प्रेम की है ना। ऐसे ही महाराष्ट्रियन फैमिलीज में, मराठी लोगों में माँ डांटती है, थाम तुला जो है कुंचानी मारते, मतलब आज की तारीख में अगर कोई तो कुंचानी झाड़ू से मार तो झाड़ू से कूटूं दे तेरे को। या फिर इससे पहले के काल में थोड़े चले जाओ, तब सबसे बड़ी सजा हाथी के पैर के नीचे दी जाती थी। तब थाम मेरा नालायक, तुला में हत्तीचा पाया खाली देते। अब ये मालेराव की मिस्चिपियसनेस की वजह से अहिल्या मातोश्री जो है उसे हमेशा डांटती थी कि नालायक तू सुधर जा, नहीं तो तुझे हाथी के पैर के नीचे दे दूंगी। अब ये सारी, अब इसके पहले जो सजा थी वो कड़े लोट बोला जाता था। ये महाराष्ट्र में वही कॉमन था। कि तुला कड़े लोट दिले जाइल, तुला थाम दिला, तेरे को जो है किले से ऊपर फेंक देंगे वगैरह। अब ये मातोश्री जब उनको मतलब सीख दे रही होती थी, तब जो महल के नौकर चाकर थे वो ये सब चीजें सुनते थे। और वो अकाल मृत्यु होने की वजह से फिर वो कहानियां नौकर चाकर बाहर जाके बोलते थे, बाप रे वो तो लड़का बहुत ही मतलब बदमाश हो रहा है, ऐसा हो रहा है। माँ तो कहती है कि तेरे को हाथी के पैर के नीचे दे दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सामान्य लोगों में ये वो आगे बात चल फैलती के एक चली किंवदंती बन गई। और चल गई कि क्या हुआ। कालांतर में उन्होंने ये स्थापित हो गया कि साहब मातोश्री ने मालेराव को हाथी के पैर के नीचे दिया। बराबर। यानी उन्होंने और बहुत इसका कोई ग्राउंड नहीं है, नहीं, कोई ग्राउंड नहीं। evidence उन्हें मालेराव को ठीक करने के बहुत प्रयास किए गए, जी जी, बहुत उनका इलाज भी हुआ, ये हुआ, पर वो नहीं बच पाया। नहीं बच पाया। कालाय तस्मे नमा, जी बाद जी में हुआ। एक चीज़ में थोड़ा सा आपको शायद मतलब भाव प्रधान हो गया, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात भूल गया मैं। जब हम हैदराबाद निज़ाम की और उसकी बात कर रहे थे, आप महेश्वर जाइएगा तो वहाँ पे बुनकरों का एक बड़ा जो है समूह है, बड़ा दल है। बराबर। बुनकर कहाँ से आए मालवा में? यहाँ पर तो बुनकारी का या इसका कोई वो नहीं था। ये बुनकरों को मातोश्री उस हैदराबाद के आसपास के इलाकों से यहाँ लेके आई उस मोह बदले में, ओके, और यहाँ स्थापित किया। और ये महेश्वरी साड़ियाँ आज जो है करोड़ों में बिक रही। बराबर, करेक्ट। एक पूरी इंडस्ट्री उन्होंने यहाँ पर, रोजगार भी उससे महिलाओं को मिला। हाँ, और वो जो है महेश्वर किले के नीचे जो है, हाँ, है ना, ऐसी बारादरी में खटखट आज भी महेश्वर साड़ी बन रही है। और किस कीमत पे बिक रही, मतलब आप तो हजारों की, बहुत, मतलब वो तो एक्सपोर्ट हो रहा है पूरा। बिल्कुल। ये मातोश्री का विजन है। बिल्कुल सही। नहीं, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपसे प्राप्त हुई। अभी मुझे जो जानकारी मिली है कि आप शायद जीजा माता, शिवाजी महाराज की माता जी, उन पर भी कुछ महानाट्य या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में जानकारी? हाँ, मैं स्वराज्य संकल्पक जिजाऊ पर महानाट्य लेके आ रहा हूँ, और विशेषकर हिंदी में लेके आ रहा हूँ। इसलिए क्योंकि जिजाऊ के बारे में महाराष्ट्र में तो घर घर में सबको मालूम है। बराबर। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के हर घर के कुल देवता हैं जी, है ना। लेकिन उत्तर भारत में अभी जानकारी का अभाव है, या मैं कहूँ कि पूर्ववर्त जो कुछ भी थे उन्होंने उसे उस तरीके से नहीं पहुँचने दिया, जैसे कि हमारे जो जाज्वल्य और गौरव के जो क्षण थे उनको जिस तरीके से पहुँचाया जाना चाहिए था, उसे रोका गया डेलिबरेटली।
मेरे पूरा प्रयास है कि छत्रपति शिवाजी को बनाने के लिए जिस महिला ने, पुनः महिला, फिर मैं वो सनातन सभ्यता और संस्कृति की बात करूँगा सही बात है। कि यहाँ पर हर महिला अपने आप में देवी का ही जाज्वल्यमान स्वरूप लिए हुए होती है। उन्होंने सबसे पहले हिंदू पद पातशाही की स्थापना की घोषणा करी, छत्रपति को तैयार किया। उस समय भी भयानक विकट परिस्थितियां थी। जिजाऊ चाहती तो बड़ी आसानी से जो है बेंगलोर में अपने पतिदेव शाहजी राजे भोसले के साथ में राज सत्ता का सुख भोग सकती। ऑलमोस्ट किंग ऑफ कर्नाटक थे शाहजी राजे भोसले। उन्होंने वो न चुना, कंटक पद चुना। पूना की बेजार पड़ चुकी जो है जागीर को फिर से स्टेब्लिश किया और स्वतंत्रता की घोषणा करी। और छत्रपति को जब तक छत्र धारण नहीं हो तब तक मैं जीवंत रहूँगी, ऐसा संकल्प लिया। छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के 10वें दिन जिजाऊ माँ अपना देह त्याग देती है। ओह, संकल्प पूरा हो गया। संकल्प पूरा हो। मुझे तो लगता है कि जैसे कुछ लोगों को विधि या विधाता या मैं कहूँ कि ये जो कोई भी परम सत्ता है, सर्वशक्तियाँ, ये प्लांट करता है किसी समय के लिए, ये काम करिए आप। और नियति जो है उसे निश्चित करती है। ऐसे ही अहिल्याबाई को भी भेजा, ऐसे ही लक्ष्मीबाई को भेजा, ऐसे ही जो दुर्गावती भी आई, ऐसे ही चेन्नम्मा आई और ऐसे ही जिजाऊ आई। बिल्कुल। और सब अगर जिजाऊ नहीं होती तो क्या होता आप इसलिए जिजाऊ का होना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो मित्रों, ये हमारी बातचीत थी आज किरण शानी जी के साथ, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपको देश की, हमारे इतिहास की एक महान चरित्र के बारे में कई ऐसी जानकारियाँ मिली होंगी जो अभी तक आप तक नहीं पहुंच पाई होंगी। अहिल्या माता के साथ हमारे धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण का जो क्रम चलाया वो शायद इतिहास में किसी एक शासक ने इस स्तर पर ऐसा पुनर्निर्माण नहीं किया होगा। और वो सिर्फ मंदिरों का, धर्मस्थलों का ही पुनर्निर्माण भर नहीं था, वो हमारी हिंदू मानसिकता जो कि गुलाम मानसिकता हो चुकी है, जो कि एक, जिसको विक्टिमहुड हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो शोषित रहकर सदियों तक जिनका शोषण हुआ, और इसकी वजह से वो जो मानसिकता एक विक्टिमहुड की बन गई थी, अहिल्याबाई के इन पुनर्निर्माण कार्यों से वो धर्मस्थल तो फिर से पुनर्निर्मित हुए ही सही, हमारा मानस, हमारा चित्त, हमारी चेतना, इसका भी पुनर्निर्माण हुआ। देश में ये विश्वास आम जनता के अंदर पुनर्स्थापित हुआ कि हमारे देश में हम अपने लिए, अपनी आस्था के अनुसार कुछ कर सकते हैं। उसके पहले की कुछ सदियों में ये आस्था लगभग खत्म हो गई थी। तो ये आज किरण शानी जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमारे दर्शकों के साथ काफ़ी बहुमूल्य जानकारी साझा की। हमारी ओर से, वयम भारतम की ओर से, वयम भारतम के दर्शकों की ओर से आपके जीजा माता के कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो मैं आपको वयम भारतम को करना चाहता हूँ कि इतना सुंदर ये मतलब ये जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये इतना आवश्यक है इस समय के लिए, क्योंकि इस नई पीढ़ी को कौन बताएगा। उन्होंने तो मातोश्री को यूं ही देखा है। 29 साल का शासन यूं नहीं होता। बिल्कुल। तो ठीक सर, धन्यवाद।